अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने ये कहा कि 17 दिसंबर के जलसे में केपी और पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं डेट अनाउंस कर दूंगा। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ना सिर्फ ये असम्बलियाँ तहलील होने की डेट दी जाएगी, बल्कि असम्बलियाँ तहलील होने के साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल असम्बली के हमारे जो मेंबर हैं वो स्पीकर के सामने जाएंगे और ये कहा जाएगा स्पीकर के सामने जाकर कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। 70% जो एरिया है वहां पर इलेक्शन हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि जाहिर है पूरा मुल्क इलेक्शन मोड में चला जाएगा। इसके साथ साथ जाहिर है इस हवाले से जो पीटीआई की नेशनल असम्बली में इस्तीफों का मामला है, इस पर आज अदालत के भी रिमार्क्स आए हैं बड़े अहम, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने यह कहा है कि पीटीआई का आइडिया ये है कि बाइकॉट भी करना है होगी, क्योंकि हमने देखा कि तवातुर से मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम रहनुमाओं के बयानात आते रहे कि आपने तहलील करनी है असम्बलियां तो आप करें, हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो क्या अब आगे सिनेरियो बनेगा, इस पर जरा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन और भी बड़े इल्जामात लगाए गए, एक्स जो आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को जो एनआरओ था वो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने दिया। इसके साथ साथ और भी काफ़ी इल्जामात उनकी जानिब से लगाए गए कि फेटफ के मामले पर उन्होंने कहा कि इनको एनआरओ दे दो। उस वक्त उन्होंने कहा कि एहतसाब को छोड़ दें, इक्तसादियात पर तवज्जो दें। 7 महीनों में उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो जो सलूक रखा गया, हमारे साथ एक दुश्मनी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये सब जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे साथ, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था जो कि आज हुआ, ये पिछले 7 महीनों में हुआ। बहरहाल इमरान खान साहब के मजमूई तौर पर जो खिताब उन्होंने किया, इस पर ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बैकडोर ज़ाहिर है राबितों की खबरें थी। आज ज़ाहिर है हमने देखा कि पहले भी इसहाक डार और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकातें हुई। आज वफाकी वज़रा इसहाक डार आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी साहब की। अब इस मुलाकात का क्या नतीजा निकला है, क्योंकि इमरान खान साहब तो अनाउंस कर चुके हैं, उसके बाद क्या इनको अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना भी पड़ सकता है। सारी सूरत हाल पर ज़ाहिर आज तफसील से बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का आप सीनियर एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ कॉलमिस्ट भी हैं, सियासत पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। ये आज इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया और ज़ाहिर है कहा जाता था कि शायद इमरान खान साहब को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़े, क्योंकि कई खबरें ये भी थी कि परवेज़ इलाही साहब इस फैसले को कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं समझते। लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 17 दिसंबर को डेट अनाउंस हो जाएगी, ना सिर्फ असम्बलियाँ तहलील करने की बल्कि नेशनल असम्बली में स्पीकर के सामने जाकर ये कहा जाएगा कि हमारे जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाएँ। क्या सिनारियो देख रहे हैं फ्यूचर सर आप? आज इमरान खान साहब ने बड़े संजीदगी के साथ और बड़े बावकार तरीके से अपना रोड मैप कौम के सामने पेश कर दिया है। तो मैंने उनकी साथ तकरीर सुनी है, मैंने उनकी तमाम गुफ्तगू सुनी है मैंने। तो अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा अपना ज़ाती तौर पर भी या कानूनी आईनी तौर पर भी, अब अगर इमरान खान साहब दोनों सूबाई असम्बलियों को तहरीर करने की डेट तारीख मुकर्रर कर देते हैं और उन दिनों में दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा अच्छा आगे मैसेज दिया पहली मरतबा 7-8 महीने के बाद कि जो हमारे 123 मेंबरान कौमी असम्बली है पीटीआई की, वो स्पीकर साहब के सामने खड़े हो जाएंगे और वही कहेंगे कि अभी आप चंद लम्हों में हमारे इस्तीफे कबूल करें। तो फिर स्पीकर को भी असम्बली को भी अपनी नींद पूरी करके अपना फैसला करना पड़ेगा। हम शुरू से कह रहे हैं 7-8 महीने से, मिस्टर स्पीकर आप अपनी स्पीकरशिप जो है ये कौम की इमानत है, आप आईनी इदारे के सरबराह हैं, तो आप इनके इस्तीफे कबूल करें आइन के आर्टिकल 64 के तहत। वो पता नहीं किस अंधेरे में या किस अंदर की जो है अंदर चल रही थी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, उसके तहत उन्होंने इस्तीफे कबूल न करके स्पीकर कौमी असम्बली ने भी आइन की तौहीन की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 64 में कहता है कि आप जब कौमी असम्बली का मेंबर इस्तीफा दे तो स्पीकर इमीडिएटली उसको इस्तीफा कबूल करने का रवादार है, लेकिन यहाँ वो सियासत खेलते रहे। अब इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया कि 130 मेंबर जो हैं अपने हाथों में दोबारा इस्तीफे लेकर
स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश करते हैं, कहते हैं हमारे खड़े खड़े इनको एक्सेप्ट करें आप। तो खड़े खड़े फिर समझ लीजिए स्पीकर आप तो कौमी एक्सेप्ट असेंबली हो को जाएंगे, भागने कोई की ऑप्शन नौबत बाकी आएगी। नहीं रहेगा उनके पास स्पीकर के पास कि अब डिले किया जाए। अब ये जब पेश होंगे स्पीकर के सामने ये 123 या जितने भी मेंबर है नेशनल असेंबली के, तो ये रेजिग्नेशन फिर उनके एक्सेप्ट हो जाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा स्पीकर के पास। सरबराहों ने आइन और कानून का मजाक बनाया हुआ है। इन्होंने तो स्पीकर कौमी असेंबली हो व चेयरमैन सेनेट हो, जब आइन में ये लिखा हुआ है कि 64 के तहत जब हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा उसके सामने पेश कर दिया जाए, तो जब पेश भिजवा दिया जाए, दे दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए, तो फौरन उसको एक्सेप्ट करें। तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते उसको? आपको क्या आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है? तो आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आप आर्टिकल 6 का आप जिक्र तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल अब अच्छा किया इमरान खान साहब ने, बड़ा जुर्मंदाना कदम उठाया है। तो वो 123 मेंबर वहां पेश हो जाएंगे और वो इस्तीफा दे देंगे, सूबाई असेंबलियां दे देंगे, और मुल्क के अंदर तो तमाम चारों असेंबलियां जो हैं वो तहरील हो जाएंगी। और वफाकी असेंबली भी तहरील हो जाएगी। ठीक है। और सिंध और बलोचिस्तान भी तहरील हो जाएगी। तो इसका जवाब नहीं रहता। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि 70% आप इस्तीफा दे दें, तो फिर जवाब नहीं रहता। ठीक है, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जिनके हाथ में आइन के आर्टिकल 5 के तहत बड़ा इख्तियारात हैं, तो वो भी देखेंगे और समझेंगे। जनाब मुल्क की 70% तो खत्म होगी आपको कौमी सूबाई से। बिल्कुल, पॉइंट टेकन सर। इंतखाब कराने पड़ेंगे आप। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। एहतशाम साहब, इमरान खान साहब ने आज ऐलान तो कर दी है 17 दिसंबर को असेंबलियां डिसॉल्व करने की डेट आ जाएगी। आपको लगता है कि वो स्टैंड करेंगे अपने मौके पर? अभी भी पीछे हटने की गुंजाइश मौजूद है? दूसरा सर, आपको लगता है कि जिस तरह कह रहे 70% जो एरिया वहां पर इलेक्शन हो रहे होंगे, तो जाहिर है मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता मुल्क इस तरह की सूरत हाल को, तो आपको ये लग रहा है कि आम इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं? सोनिया कहते हैं, वैसे तो बुनियादी तौर पे कमर दिलशाद साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से सियासी सूरत हाल और आइनी और लीगल सिचुएशन भी बता दी है। इसका कितना कसूरा क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन 2-3 चीज़ें और बड़ी अहम है सारे मामले में। पहली तो बात यह है कि जिस अंदाज से अभी आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 17 तारीख को हम फैसला कर देंगे, तो आज 14 तारीख है, 15, 16, 17 3 दिन है। सियासत में घंटे भी जो है ना बाज़ औक़ात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एक वक्त क्राइसिस चल रहा है, सियासी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस जो डीपन से होता अब लगता है कि किसी के हाथ नहीं रहा, खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाना है। उस सूरत हाल को देखते हुए आज जिस तरीके से मेरा ख्याल है पर्पसली आज प्रेसिडेंट अलवी ने 2 मुलाकातें जो की हैं लाहौर में, अयाज सादिक साहब से और दूसरे आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात की। मेरा ख्याल है वो प्रीएम्बल के तौर पे देखा जाएगा। कल वो प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ करेंगे कि उनकी जो बातें हुई हैं पहले क्या हुआ। मेरा ख्याल है अभी भी सोनिया को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि अगर गिव एंड टेक कर लेते हैं, इक़्तिदार को अपने क्या कहते हैं असम्बलियों को जल्दी तहलील करने के हवाले से, वो इलेक्शन अगस्त में बजाय जल्दी करवा लें, इधर से जनवरी फरवरी की डेट अप्रैल में आ जाए, तो ये एक मामला तय होने की सूरत हो सकती है। लेकिन दूसरी बात यह कि आज ये बात माननी पड़ेगी कि सोनिया के आज इमरान खान ने इनका ब्लफ कॉल कर दिया। ये कहते थे सवाल ही नहीं पैदा होता ये ऐसा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कमर साहब रिकॉर्ड पे वो कहते हैं मैं लिख के देता हूँ, ये कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो आज देखें ये सूरत हाल पैदा होगी। और अच्छी बात हुई कि आज जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्जिश की गई दोनों को, यानी इनको भी कहा गया कि मुझ पे बैठ के जनाब आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पक्ष भी एंजॉय कर रहे हैं, जा भी नहीं रहे वहाँ पे, और फिर दूसरी तरफ उनको भी सुना दिया। ज्यादा खौफनाक बात सोनिया मेरे लिए ये है कि जिस अंदाज से अयाज सादिक और राजा परवेज अशरफ के बयानात आते रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हम पिक एंड चूज करेंगे, पिक एंड चूज भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कर रहे हैं, क्यों नहीं कर, और वो कहते हैं कि किसी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है कि ये जाकर फाइनली वहाँ पे करें और सारे इस्तीफे दें, और फिर आ जाएगा अगला सवाल कि जी क्या ये बात मानी जाएगी। मेरा ख्याल है कि कुछ संजीदा हल्के अभी भी सब तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये एक कंसेंसस के साथ मामला तय हो जाए, बजाय इसके कि एक जिसको कहते हैं कि एक उस बैड टेस्ट में सारा कुछ हो, और फिर जब इलेक्शन की बात हो जाए, अब जाहिर सी बात है जब इलेक्शन 75% असम्बलियाँ, और कहाँ हो सकता है कि 567 लोगों का इलेक्शन जो है ना आप कहेंगे जी हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे, कोई खेल नहीं है। और बार बार ये भी कह रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, खाने को ज़्यादा नहीं है। सूरत हाल बाई दी वे कमर साहब इतनी ख़राब हो गई है, एक जुमला ऐड कर दूँ कि 7.4 ट्रिलियन का हमारा रेवेन्यू का बजट है इस मौजूदा साल का, 7.4 ट्रिलियन, उसमें से 4,000 रुपया जो है ना 4 ट्रिलियन जो है ना वो सूबों को चला जाएगा, और हुकूमत के पास रह जाएगा 3,000 रुपया, और हुकूमत ने जो कर्जे वापस करने वो 4,000 रुपए के करने हैं।
तो आप देख लें कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और आप देख लें 75 मेंबर की कैबिनेट और बाहर के दौरे और ये और वो रुक ही नहीं रहे, और उल्टा कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, इत्तेहादियों को हमने नौकरियां देनी है, उनको हमने जनाब कैबिनेट में लेके आना है। चलें तो अलग सब्जेक्ट आ गया, लेकिन असल बात है सोनिया, इसमें मैं चाहूंगा कि कंवर साहब इससे जरूर बात करें। देखिए सारी सूरत हाल में इस वक्त जो कहते हैं बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी, ये सियासी लोग क्यों चाहते हैं कि इनके हाथ से गेम निकल जाए। वैसे तो बाहर उनकी तरफ से कह दिया गया, नई आर्मी की क़यादत ने भी कह दिया अपने मसले खुद निपटाएं, हमारी तरफ मत आएं। सुप्रीम कोर्ट भी इनको कह दिया हमारे पास केसेस मत लेके आए, पार्लियामेंट में या बाहर बैठ के सारे मसले हल करें। मेरा ख्याल है कि ये जो अना की जंग है जो आखिरी मरहले में चली गई है, मेरा ख्याल है क्राइसिस का अब जिसको कहते हैं शो डाउन होने का वक्त आ गया है। इमरान राइटली और रॉन्गली इस पर नहीं बहस करते कि गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन इमरान ने जो आखिरी पता खेल दिया ना, ये 17 को अगर अनाउंस कर देते हैं उसके बाद तो मेरा ख्याल है फिर बहुत ही बैकफुट पे जाना पड़ेगा पीडीएम को, और फिर ये जो एक जिसको कहते हैं इज्जत के साथ मामलात को बेहतर करने की सूरत थी इलेक्शन के हवाले से, उसमें बहुत देर कर दी जाएगी। कंवर साहब एक चीज पे पूछूंगा, फिर आपसे सोनिया आपसे सवाल पूछेंगी। आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, लिखते भी हैं, सारी चीज़ों को देखते भी हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, सब हल्कों से आपकी मुलाकातें भी होती हैं। ये स्टबरनेस जो है ना दोनों पे, चाहे पीडीएम के इमरान खान अपना पार्टी हो या इमरान खान हो, ये जिद और अना की जंग इतनी ज़्यादा लंबी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। सियासी बहुत पहलू देखे हैं, वक्त देखे हमने, सियासी पार्टियों के दौर देखे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतनी ज़ाती अनाद और अना की लड़ाई हो चुकी है कि ये मुल्क को देख रहे हैं कि डूब रहा है, हर आने वाला दिन जो है डूब रहा है। $5000 की एलसी नहीं खुल रही है दवाइयाँ मंगवाने के लिए, लेकिन ये अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है असल मसला क्या है? देखिए एहतशाम साहब, आपका एक बड़ा तजर्बा है, सारे मामलात को आप देख रहे हैं और जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ आप उसे बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो है, इन्होंने 7 महीने में कोई आपको गुड डिलीवरी नहीं दी। आप इस पर आवाम का तमाम हमदर्दियां, इमरान खान की पॉलिसियों से इख्तलाफ करने के बावजूद भी लोगों ने यह महसूस किया कि इनके सुहाए बिलावल जरदारी साहब ने 1.25 अरब रुपया खर्च कर दिया है अपने बाहर के दौरों पर। उसका रिजल्ट क्या मिला आपको? तो $1 पैसा वहां से इमदाद नहीं आई। इसी तरह से मामला देखते हुए हमारे इसहाक डार साहब बड़े माहिर माशियात हैं, वो भी उनको भी सारा का फलसफा उन्हीं के कुली मिफ्ता इस्माइल ने खत्म कर दिया, जमीन दोज कर दिया। कहते हैं कि बिल्कुल गलत जा रहे हैं। अब इन्हीं का एक वजीर खजाना पहले बाद में आगे पीछे होते रहे। इसी तरह इनकी सियासी जमातें सब जितने भी मामला हुआ, सी पैक है, सारे मामला चाइना, सऊदी अरब, कतर, दुबई, सब लोगों ने महसूस किया कहीं से भी कोई इमदाद नहीं मिल रही। अब जैसा भी है, जिस तरह भी होगा, अब ये जब इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई पार्टी भी जब इक़्तिदार में आएगी तो तमाम इंटरनेशनल लेवल पर महसूस करेगी कि एक स्टेबिलिटी तो आ जाएगी और वो लिहाजा एक गवर्नमेंट बन जाएगी। तो पाकिस्तान की जो माशी हालात जो खराब होते जा रहे हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, इमदाद भी आ जाएगी, ग्रांट भी आ जाएगी। तो इस लिहाज से बेहतर है। इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की, आपने भी देखा, हमने भी देखा। फुर्तियां बहुत करते हैं, फुर्तियां मारने के लिए बड़े एक्सपर्ट हैं। अब इसके बाद ये देखें कि सलमान शहबाज आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, उनको हार बनाए जा रहे हैं। अच्छा लगता है ये कोई हार बनाना? बल्कि कौन सा क्या किस मामले में पाकिस्तान में आए हैं वो 3 महीने साल के बाद वो हार बनाए जा रहे हैं। आवाम ने इमरान खान की हमदर्दियां बढ़ गई, आवाम का उसका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है इनकी गलत हरकतों की वजह से। ठीक है, अभी तो जमानत के ऊपर है वो, अभी तो फायदे जमानत के ऊपर है वो, उसको हार बना रहे हैं आप। और दूसरी कंवर साहब देखें, आयरनी देखें कि ये जो आप बात कर रहे हैं इत्तेहादियों को नवाजने का सिलसिला क्या है कि वो बीएनपी के अपना अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट आज देखा होगा, आपकी नजर से भी गुजरा होगा। वो हर दौर में इस तरह के लोग नाराज होते हैं, उनको राजी कर लिया गया। क्या दे के राजी किया गया? आपसे लेके दिया गया, मुझे लेके दिया गया, मतलब कुछ नहीं है हुकूमत को पास देने के लिए, लेकिन अपने सियासी लोगों को नवाजने के लिए आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। नहीं, बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त आज जो इमरान खान ने अपना एक संजीदगी से एक रोड मैप दे दिया है और उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, तो मुल्क के अंदर तो नया जनरल इलेक्शन तो हो ही जाना है। इस पर असम्बलियां तो कौमी असम्बली भी और 2 सूबाई असम्बलियां भी डिसॉल्व हो जाएंगी। इस लिहाज से इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन ने
123 कौमी असम्बली के मेंबरों पर ज़मीनी इंतखाब नहीं करवाना। अच्छा कमर ये दिलशाद बहुत साहब, बड़ा मामला है, 2 सूबों में ज़मीनी इंतखाबात नहीं ये तो करवाना। अनाउंस कर दिया इमरान खान साहब ने, अब देखते हैं फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ इल्जामात भी लगाए, जाहिर है एक्स जो आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें फटफ के मामले पर कहा था कि इनको NRO 2 दें, उन्होंने कहा था कि एहतसाब को छोड़ दें और इक्तिसादियात पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा हमारे साथ दुश्मनी। आपको लगता है कि इस वक्त उनको कहने की जरूरत थी? ठीक है, आपकी तरफ वापस आएंगे एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स और बयानात, काफी सख्त बयानात तो उन्होंने दिए, ये इस वक्त देने की जरूरत थी उनको ये बयान? सोनिया, आज सियासत में आप देख लें, हर बच्चा भी जो है ना वो सियासत को समझना शुरू हो गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि आप निटी ग्रिटी को ना जान सकें कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्राइसिस किस किस नौयत के निकल के आ रहे हैं। मेरा ख्याल है सियासी समझबूझ का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किसी के पास नहीं है, लेकिन देखें एक चीज़ का वक्त होता है। अब बाजवा जो है ना वो ये हैज बिकम हिस्ट्री, चले गए हैं। आप अच्छे काम भी किए होंगे, कहीं गलती भी होंगी, सबसे हुई हैं गलतियां। अब सवाल ये कि जी क्या ये कह के आप क्या इंप्रेशन देना चाहते, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ना, मुझे तो यही लग रहा है कि किसी और को आप जो नए चीफ है उनको मैसेज दे रहे हैं कि जी मेरे लिए काम करें या मेरी बात सुने। वो कह रहे हैं कि भी अपने मामलात अपने तौर पे हल करें। तो मेरा ख्याल है ये इनको अब जिसको कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने कहा था ना साइफर के मसले में, क्या हिस्ट्री इस हिस्ट्री, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है इनको भी चाहिए कि बाजवा साहब के बारे में भी छोड़ें और आप सियासी खेल खेलें, सियासी खेल लोगों के साथ मिलकर खेलें। अगर नहीं खेल सकते तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो जिस तरह आप कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अलवी काम कर रहे हैं, उनके जरिए करें। अगर कुछ भी नहीं करना तो आप अपने, जिस तरह कमर साहब भी कह रहे हैं कि अपने कार्ड्स खेलें। और पहली दफा आप ओपनली सामने आए, लोगों का ख्याल था कि आप इससे बच के निकल जाएंगे, डेट नहीं देंगे और फिर एक दफा आप फेस सेविंग आप तलाश करेंगे। अब फेस सेविंग उनके लिए देना मुश्किल हो गई है, उन्हें कोई इसका रास्ते का हल ढूंढना पड़ेगा। ये क्या हल हो सकता है कमर दिलशाद साहब? अब PDM की आपको क्या लगता है मुमकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी? पहले तो वो कहते थे हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। गवर्नर राज की तो जाहिर है कानून में इस हवाले से कोई गुंजाइश मौजूद है नहीं, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपको क्या लगता है? अब सारी हिकमत अमली नाकाम हो गई। अभी 1 महीने से चाहता था कि हम सफाई असम्बली तहरीर कर रहे हैं, तो वो तहरीर में अदम जवाब नहीं पेश कर सके और ना ही गवर्नर भी एतमाद का वोट दे सके। इन हालात में मैं जो हमें जो नजर आ रहा है वो ये था, ये बिल्कुल नाकाम हो गए। या इस अरसे में एतमाद की तहरीक, आदम एतमाद की तहरीक ले आते, या गवर्नर से कहते पंजाब के भी आप है, आप इनसे एतमाद का वोट ले, वो भी नहीं कर सके। ये सारी रास्ते बंद हो गए। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात जो नजर आ रही है, पेचीदगी जो बड़ी अहम है, वो पेचीदगी बड़ी अहम। तो पेचीदगी मेरी बात हुई है तो साहब से पिछले हफ्ते, तो वो दरअसल बात ये हुई है कि ये उसको टिकट जब ये असेंबली तहरीर कर देंगे, माम असेंबली तहरीर हो जाएगी, जो इलेक्शन होंगे, चौधरी परवेज लाई साहब भाग खड़े हैं, जिनको तो टिकट नहीं देना चौधरी शुजात साहब ने, चौधरी शुजात साहब टिकट नहीं देंगे, तो ये कहाँ खड़े होंगे? तो फिर कह रहे हैं उन्हें तहरीक इंसाफ का टिकट लेना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ का टिकट लेना पड़ेगा तो चौधरी परवेज लाई को अपनी शराकत खत्म करनी पड़ेगी चौधरी मुसारा अली खान की तरफ। तो वो भी मैदान में नहीं आए। लेकिन कमर साहब आपको लगता है कि ये पंजाब का जो क्राइसिस है ये ज्यादा डीपन हुआ जब हमजा शहबाज को एक लाया गया और उनको CM बनाया गया? तो इनकी पार्टी के लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि हमारा गलत फैसला था। अभी देखें उसको बचाने के लिए 7 वोट अभी तक इनसे हो नहीं सके। आप सही कह रहे हैं, 7 माह से लगे हुए हैं। पंजाब में तब्दीली एक दफा ला के फंस गए, अदालतों ने फिर फारिग कर दिया इनको। आपको नहीं लगता कि हमजा शहबाज को लाना गलती थी, जिसको कहते हैं उसके बाद नुकसान दर नुकसान सियासी तौर पर होता रहा PDM का? जी कमर दिलशाद साहब आप सुन सकते हैं सर? ठीक है, बताएं क्या सवाल था? मैं कह रहा था कि ये जो पंजाब का आपने जिक्र किया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आनी थी और वो एक दफा लेके आ गए, वज़ार साहब चले गए, हमजा शहबाज को जो बिठाया गया, वो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के लोग भी कहते हैं कि बड़ी सियासी गलती थी, हमें उसको नहीं लाना चाहिए था। फिर जिस तरह उसको हटाया गया वो भी आपके सामने है। तो आप नहीं समझते कि ये क्राइसिस पंजाब का ज्यादा बड़ा जब ये हमजा को लाया गया? जी तो बड़ा मामले जो है, जो आपने बात सवाल किया है, तो शाम साहब बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात हमें यही नजर आ रहा है कि सारे मामला को देखते हुए ये हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और अब इमरान खान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक बैठ गई है। 123 मेंबरों को इस्तीफे के बाद
कौमी असम्बली तहरील हो जाएगी और सिंध भी और बलूचिस्तान भी तहरील हो जाएगी, सब एक फैसला हो जाना। इलेक्शन आपके 15 मई के बाद ही होने हैं, क्योंकि रमजान आ गया, रमजान में तहरीक भी चलती और शुरू होते ये 15 मई के बाद ही पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाएंगे और ये सारे सूरत जो है मामला दुरुस्त हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी की है इमरान खान साहब ने। पिछले कई अरसे से वो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आज उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। देखिए, अब थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि उनको कुछ समझाने की जो बात कर रहा है उनकी बात समझ आती है, लेकिन फिर जज्बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर दे रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, ये क्योंकि तजर्बा भी है, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी एक अरसा रहे हैं, बड़े इलेक्शन भी इन्होंने करवाए हैं। हाँ। देखिए, जिस अंदाज से ये बात कर रहे हैं कि जी इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। हाँ। और वो कह रहे थे कि जी नहीं हम करवा लेंगे इलेक्शन, वो तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर एक्सपर्ट के तौर पर जो बता रहे हैं सूरत हाल, ये सिर्फ एक सियासी तौर पर अपने मामले को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और वो ये कि जी हमने इमरान की बात नहीं माननी, जो कुछ मर्जी हो जाए। उधर से नवाज शरीफ साहब को लाने की बात हो रही है, दिसंबर की डेट दी गई, फिर उन्होंने जावेद साहब कह रहे हैं जी 31 जनवरी से पहले आ जाएंगे, वो भी सुना। आज इमरान खान ने भी कहा है कि अभी नवाज शरीफ भी आएगा, ड्राई क्लीन हो जाएगा। इमरान खान साहब को भी अब कि आना है, उन्होंने वो तो आना है। देखो ना, अब मैं और आप तो क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी नैब लॉ को जितनी जल्दी से तब्दील करके तरामीम की गई, उसका फायदा पर्टिकुलर लोगों को, सियासी लोगों को दिलवाना था, वो हुआ। अब इससे ज्यादा मैं और कंवर साहब भी जो कहते हैं उसको छोड़ देना, सबको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही। सवाल ये नहीं है, सोनिए, सवाल ये कि चले आप हर वक्त हर सियासी पार्टी ने अपना इख्तियार में आने के बाद हर तरह का सियासी भी, जाती भी और माली भी और हर तरह के फायदे उठाए, लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन इतनी गहराई की तरफ चली गई है, लोग तवक्को कर रहे थे कि पीडीएम में इतने जहादीदा लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं बैठ के कोई मसले को ठीक करने की कोशिश करेंगे। या तो आप देखें ना, दावे करते आपके जी हमने इकोनॉमी ठीक कर देनी है, महंगाई दूर कर देनी है, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की ओपन लड़ाई हो रही है। उन्होंने तो मिफ्ता इस्माइल ने तो इवन आपने देखा मरियम नवाज के बारे में भी बात की कि बजाय इसके कि उनको कोई ख्याल था तो मुझे ट्वीट की बजाय करने के मुझे कुछ क्या देती। और वो ये भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो भी नवाज जी के शायद किसी का काम करने की बात हो रही थी, वो नहीं किया उन्होंने। तो सवाल ये कि आपने 8 माह ज़ाया कर दिए सिर्फ इमरान को फिक्स करने के लिए, इमरान को पॉलिटिकली आउट करने के लिए, लेकिन प्रोसेस में ये सब कुछ चल जाता प्रोवाइडेड कि आप कुछ काम कर देते। अब दुकान ने 200 जर्नलों को साइडलाइन किया था इकोनॉमी ठीक करने के बाद, आपने कुछ भी नहीं किया और फिर आप चाहते हैं इमरान खान साइडलाइन हो जाए, तो इस तरह तो नहीं बात बनेगी। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, मैं आपका ही बल्कि आज कॉलम पढ़ रही थी जिसमें आपने ये लिखा कि मुस्लिम लीग के चौधरी शुजात हुसैन साहब और ये जो परवेज इलाही साहब है, इनके कुछ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। तो सर ये आपकी खबर है, और दूसरा वाकई अभी भी कुछ खदशात बाकी रह जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से, क्योंकि इतला तो ये भी है कि पीडीएम भी उन्हें ऑफर कर रही है कि आप रहें वजीर आला बट पीडीएम के रहें। तो खदशात अभी भी मौजूद हैं या आपको लगता है कि अब नहीं है, क्योंकि वो खुलकर कह चुके हैं कि 1 मिनट भी हम देर नहीं लगाएंगे? खान साहब कहते हैं, जरदारी साहब तो कहते हैं कि मेरा कैंडिडेट अगला सीएम का जो है ना परवेज इलाही है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है, परवेज ठीक है, सियासी जमातें अपना मामला महल दुरुस्त करती हैं, जैसे भी चलते हैं, लेकिन एक बात चौधरी शुजात साहब ने जो सख्त इनके आपस में खिलाफात पैदा हो चुके हैं, बाकी कॉमनली साहब जो बातें कहेंगे जी कोई ऐसी बात नहीं है, बात सीरियस हो गई है। और यहाँ तक हो रहा है कि चौधरी शुजात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बरतरफ करने, इसमें रिपोर्ट करने, एतमाद की तहरीक पेश करने की उन्होंने कोशिश की। अच्छा। और उन्होंने अपने इजलास तलब कर दिया 3 महीने पहले। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में के पास जब केस आया, उन्होंने सेक्शन 205 के तहत की सारी कोशिशों खत्म कर दिया कि आप चौधरी शुजात के खिलाफ तहरीक अपने एतमाद पेश नहीं कर सकते सेक्शन 205 के तहत, जिसकी बिना पर वो खामोश हो गए और चौधरी शुजात साहब बच गई उदारत की रोटी उदारत। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक नई जमात का उन्होंने खड़ी कर दी, जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग पाकिस्तान। और मुनफलाई का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है 25 साहब है, वो 7.5 साल बचे, उनके नाम से जो है वो पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन आई। पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 लाख इसी जगह पर है, 2000 मेंबरशिप शराब की कार्ड। लेकिन इसमें कंवर साहब एक चीज बताएं कि जो कहते हैं फैसला करने वाले
फैसला करने वाले जो थे उन्होंने परवेज इलाही को कहा कि तुम चले जाओ पीटीआई के साथ, इमरान के साथ, शुजात को कहा कि तुम नवाज शरीफ की पार्टी के साथ चले जाओ। ये मैं बताया सारे मैंने बैकग्राउंड आपको बता दी, मैंने आपको शुजात फैमिली की सारी बात सारी बैकग्राउंड बता दी। आपको नवाज शरीफ से मुलाकात करें, सालक जाए, काफे जाए, नवाज शरीफ से मुलाकातें करें, उस पर तो ऐसा करना है। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कंवर दिलशाद साहब, आज इमरान खान साहब ने काफ़ी शिकवे शिकायतें भी की और साथ में यह जाहिर है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी उन्होंने बात की। आपको लगता है कि उनके इस मौक़िफ़ में वजन है कि अदालत भी कह चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का जो केस है वो एक साथ सुना जाए, इवन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ PTI को निशाने पर रखा हुआ है, तो उनके इस मौक़िफ़ में वजन है कि सबका एक साथ सुना जाए? इमरान खान की सारी बातें मैंने पहले वक्त से पहले आपको पेश कर दी, लेकिन अब मैं दूसरे लम्हे पे आ रहा हूँ। इमरान खान साहब ने जो तोशा खान के बारे में और फॉरेन फंडिंग केस और नो फंडिंग केस के बारे में जो बात की है वो हकायक के बरक्स है। उन्होंने ये बात दुरुस्त नहीं कही। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तोशा खान का केस अपने स्पीकर कौमी असम्बली ने भिजवाया था, इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस नहीं दिया था। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के बहुत तहकीकात की और इनके स्टेट बैंक के गवर्नर ने और इसके साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारी रिपोर्ट पेश कर दी थी कि इमरान खान साहब ने जो तोशा खान की घड़ी बेचे, नीलाम करे, बाजार में बेचे, बाजार में बेचे, जहां मर्जी बेचे, तो ठीक है, उनका राइट बनता है, तो जहां मर्जी बेच दे, लेकिन उसका जिक्र करना चाहिए था अपने सालाना गोशवारों में। यहाँ वो क्यों नहीं जवाब देते इमरान खान साहब? इलेक्शन कमीशन ने उनको नाहिल करार दिया या उनके खिलाफ कट प्रैक्टिस के तहत मुकदमा दायर करवाया, वो इसलिए कराया कि उन्होंने अपने गोशवारों में उसका जिक्र नहीं किया। वो सबसे बड़ी अहम बात थी। बाकी तो जो अपने घड़ियां बेचे, तोले बेचे, लोटे बेचे, जो मर्जी बेचे, जाए बाजार जाके बेच दें, खड़े होकर बेच दें, नीलाम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनका राइट बनता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, आपने गोशवारे में जिक्र क्यों नहीं किया? आपने तो गोशवारे में जिक्र न करने पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया ना, एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी आप नवाज शरीफ जरदारी गाड़ियां ले गए, वो गाड़ियां ले तो गए हैं, आपके जमाने में आपने क्यों नहीं केस उनके खिलाफ दायर किया? और जब वो केस दायर नहीं किया गया, वो उन्होंने बेची नहीं है, वो गाड़ियां घर में खड़ी है, तो वो सब बात ये दुरुस्त है। तीसरी बात आप आइए ममनुआ फंडिंग केस। ममनुआ फंडिंग केस इनके जमाने में, और अब तो खबरें बहुत बड़ी आ गई है, सीरियस खबरें आ गई हैं कि इलेक्शन कमीशन किस ताकत ने रोका उनको केस न चलाने पर, और 5.5 साल तक स्टे देते रहे हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये भी इनके खिलाफ बात जाती है। वो तो सब कुछ हो गई है, हम भी नहीं कह सकते किसने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला, वो तो कल खबरें छप चुकी है 2 दिन से। लेकिन तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि हम कहना चाहते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में FIA केस दिया चला गया। ये मौजूदा हुकूमत ने, जैसे कि आलम नूर ने सब बात सही कही है कि इदारों के खिलाफ बेइज्जती हो रही है, तस्दीक हो रही है, ये कोई कार्रवाई नहीं कर। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ये बाकायदा सेक्शन 112 के तहत आप इन पर कार्रवाई करें, तो हमारी मौजूदा वफाकी हुकूमत ने, जो किसी डील के चक्रों में मसरूफ रहती है दिन रात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस नहीं भेजा इस पार्टी के बारे में। अगर वो रेफरेंस भिजवा देते तो सब बात सामने आ जाती, कोई कार्रवाई नहीं इस गवर्नमेंट ने। अब ये मामला, अब सबसे बड़ा सीरियस मसला ये हो रहा है कि ममनुआ फंडिंग का केस है, FIA के पास चला गया, तो लिखा हुआ कानून के अंदर वो चला गया। इसके बाद दीगर मामला, तौहीन इलेक्शन का केस चल रहा है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन का जो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ के आप इलेक्शन कमीशन की टारगेट कर रहे हैं। दो चीजें जरूर उस पर क्लैरिफाई करें कंवर साहब। देखें, एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो तोशाखाना से जो फॉरेन फंडिंग के केस हैं या ममनुआ फंडिंग के, वो 12 अरब रुपए के कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के, 34 अरब रुपए के जो है ना वो जो फंडिंग बाहर से आई है वो पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो उन्होंने गाड़ियाँ दी थी, अब देखें ना, मरियम नवाज ने भी BMW ले ली, जरदारी साहब ने भी एक मर्सिडीज ली, फिर उसके बाद ये गाड़ियाँ लेके चले गए, वो कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, और आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये गाड़ियाँ तोशाखाना से लेके जा सकते हैं, वो भी ले गए। एक
दूसरा ये इमरान खान साहब की बात में जो लोग कहते हैं कि मैंने गलत कुछ नहीं किया, गलत उसने मेरा ख्याल है जो किया उन्होंने, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जो बहुत सारी चीज़ें 20% पे थी कानूनी तौर पे लेनी, जिसको इन्होंने 50% कर दिया था, इन्होंने बैक डेट में 20% से ली, वो भी गलत हुआ, जिसकी वजह से ट्रायल केटमेंट का वो अपना क्या करप्ट प्रैक्टिसेस में केस गया है। जी हाँ जी कमर दिलशाद साहब। नहीं, मैं तो बात सुन के कह रही ना कि जो उनका पॉजिटिव पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट हमने उनको तारीफ कर दी कि रोड मैप दे दिया, मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इदारे के बारे में बात कर, जनरल बाजवा को ठीक है जो मर्जी गाली निकालते रहे, वो उनका जान वो काम जान, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो मर्जी गाली निकालें। जिसके बाद दूसरी बात बाजवा साहब के बारे में परवेज इलाही साहब ये कहते हैं वो उनके इमोशन है। इनका जो उनका प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर का सरदार तनवीर इलियास, वो कहते हैं कि इमोशन, वो तो बाजवा साहब तो इमरान खान के इमोशन है, वो उनका एहसान ही नहीं भूल सकते। अब वो गालियां निकाल रहे हैं उनको। तो ये परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही पे क्या बीत रही होगी कि अभी हम तो कहते हैं हमारे इमोशन है, इमरान खान के इमोशन है, हमारे भी इमोशन है, आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बिला वजह बुरा भला कह रहे हैं। अदालतों में केस चल रही है, अदालतें खारिज कर दे, मर्जी है उनकी। आपको ये कहना है कि वो जलील है, वो कमीना है, ऐसा बददियानत मैंने नहीं देखा। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ने केस भेजना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनसे पूछे जी, इमरान खान से पूछे कि इसने मुझे बददियानती का सबूत तो पेश कर दे कि मैंने कौन सी बददियानती की इसके साथ। वो सारी चीजें जो है वो सब चीज सामने पेश हो रही है। जब देखो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनने के 100% चांसेस है, तो फिर तरीके के साथ चले, इदारों के साथ चले, इदारे पाकिस्तान के ही है ना। तो ये बात इस तरह से बात करें, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान जो मर्जी सबूत कर देना, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब सजाए मौत दे देना भुट्टो साहब की तरह, जो मर्जी कर लेते। ठीक है। अच्छा, लेकिन एहतशाम साहब ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तासुर जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का माजद के साथ झुकाव कहीं ना कहीं नजर आता है, जो बार बार इमरान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? देखिए सोनिया, मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग समझते हैं, सियासी लोग भी समझते हैं, ये तासुर अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। हाँ। कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो आउट ऑफ द वे जाके PTI के ख़िलाफ़ और PDM के हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं और बातें करवा रहे हैं। चलें, इस 2 मिनट के लिए ठीक है, अगर आप फ़र्ज़ करें ऐसा कर भी रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब जिस तरीके से, जिस अंदाज से तस्दीक के लहजे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कहीं भी नहीं बात करने की। और फिर वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपॉइंट किया था, ये जो सेक्रेटरी रेलवे होते थे और बड़ी तारीफ़ें शेख रशीद ने की थी, उनको आपके कहने पे लेके आए थे, बाद में आपने कहना शुरू कर दिया जी वो तो पिंडी वालों ने नाम दिया था। ये सबको पता है कि नाम जो है ना वो शेख रशीद ने दिया था, उसकी बुनियाद पर रखा गया था, और ये कहा गया कि जी ऑनेस्ट आदमी है, ये है वो है, सारी बात नहीं। सवाल ये नहीं है, सुनिए, सवाल ये है कि जी आप मुसलसल तवातर के साथ, आप जो बंदा आपके ख़िलाफ़ बात करता है या आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे देता है, चाहे लोअर कोर्ट से है या किस, आप टायराड खोल देते हैं उनके ख़िलाफ़, ये किसी कतई तौर पे ठीक नहीं बात। हाँ, दूसरी बात ये है, कमर साहब आप बताएं कि आपने इतना अरसा इलेक्शन कमीशन में सर्व किया है, अब ये जो तासुर बड़ा है, किस हद तक गलत है, किस हद तक सही है, और जो उनकी गुफ्तगू का लहजा बड़े दिनों बाद मैंने सुना, उससे भी जो मुझे तासुर मिला, बड़ा कम बोलते हैं कि वो साइड कर रहे हैं PMLN के साथ। आपको नहीं लगता कि उन्हें भी देखना चाहिए? और ये जो बात कही जाती है, अपना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि जी ममनुआ फंडिंग में पीपल्स पार्टी के भी और PMLN के भी केसेस खोले जाए, हाँ। वो नहीं खोले जा रहे। जी जनाब, इसमें एक बड़ी अहम बात मैं आपकी वसातत से, क्यों बड़ा अच्छा चैनल जा रहा है, आपने, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और तब तीनों एंकर हैं, सोनिया है, आप शाम साहब हैं। एक बड़ी हम एक गाइडलाइन ये देना चाहते हैं, इमरान खान साहब को एहसास होना चाहिए कि जब निगरान गवर्नमेंट बनेगी तो निगरान गवर्नमेंट लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन पर मशावरत के बाद नहीं बन सकेगी। तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने ही निगरान वजीर आजम और निगरान वज़राए आला का तकर्रुर करना है, इसी इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो फिर आप ये कहेंगे कि जनाब मैं तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानता, ये तो इस इलेक्शन कमीशन ने करवाया, जो बड़ा जलील आदमी है, बड़ा तज़हीक है, बड़ा बददियानत है, इसके हाथों में कैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम कर लूँ, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तस्लीम करूँ? आइन कहता है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना पड़ेगा आर्टिकल 224 के तहत। तो ये सारी चीजें, तो आप एक इदारों को आप बुरा भला कहने की बजाय तनकीद करें, जैसे आपको हक बनता है लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से तनकीद करें आप। लेकिन ये कहना कि वो बददियानत है, वो बदखियानत है, वो जलील है, वो कमीना है, तो ये आपको ज़ेब देता है मुल्क के वज़ीर आज़म रहे आप। तो ये चीज हम चाहते हैं कि ये चीज तो ठीक है। अच्छा,
अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये बहुत सारे केसेस का इस वक्त कानूनी महाज पर इमरान खान साहब को चैलेंजेस, जैसे ये ममनुआ फंडिंग, तोशा खाना जिसका भी आपने भी जिक्र किया, इसके साथ साथ दीगर और बहुत सारे केसेस हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन और पता नहीं क्या क्या। इसके साथ साथ ये फिर आज एक और ये मामला सामने आया कि कागजात में ये जो मुबैना बेटी छुपाने के हवाले से जो केस था इमरान खान की नाहली के खिलाफ, ये भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये भी इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? और ये एक चीज़ ये भी साथ ही बता दें कंवर साहब कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये टारियान का केस गया था मुबैना बेटी वाला, तो वो खारिज कर दिया गया था। आज से 4-5 साल पहले वो अतर मिलान ने नहीं किया था। तो अब क्या आपका क्या ख्याल है, आईनी तौर पे कानूनी तौर पे दोबारा इस केस को लाया जा सकता है? जी कमर, क्या सवाल क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपसे किया कमर दिलशाद साहब कि जाहिर है बहुत सारे केसेस का लीगली उनको सामना तो है, लेकिन ये मुबैना बेटी का कागजात नामजदगी में छुपाने पर जाहिर है ये भी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। एहतशाम साहब ने बात की कि इससे पहले अतर मिनल्ला साहब ये केस खारिज कर चुके हैं, तो अब दोबारा से आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? ये सारा पड़ा हुआ है। ये 2006 में MQM ने, चले आपकी वसातत से हम कह देते हैं, MQM ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही अपने बच्ची है, बेटी है, उनके बारे में जो भी आया रेफरेंस आया था स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन की तरफ से, और उनके राइट हैंड में जो बैठे हुए थे डॉक्टर फारूक स्तार साहब आए थे, बाबर गौरी साहब थे, MQM की पूरी टीम बैठी हुई थी रेफरेंस के अंदर, और चले एक और भी शख्सियत बैठी थी उसका हम नाम नहीं लेते, लेकिन रेफरेंस आया था MQM की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था केस। उन्होंने ये कहा था कि चूंकि जब उन्होंने 2002 में कागजात नामजदगी जमा कराए तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं एतराज किया। तो अब ये तकरीबन 4 साल के बाद आयत ये बदनीति पर मबनी है, हम इसको खारिज करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेक्निकल बुनियाद पर केस खारिज कर दिया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 5 जगह पे जहां जहां इमरान खान साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लड़ा था, रिटर्निंग ऑफिसरों को भिजवाया, तो वो भी केस वापस लिए खारिज होके। अब इस केस में कोई जान नहीं है। अच्छा। ये उनका एक जाती मामला है, सारा मामला हो गया। कई दफा इमरान खान साहब ने बड़ी साफ दिल से कहा कि बस माजी की बातें खत्म करें, बस होगी गलती, इस पर नहीं आना चाहिए। इस केस में कोई जान नहीं है और उनकी शख्सियत ऐसी बन गई है कि अब इसको दोबारा रिवाइव करना या किसी अदालतों में लेके जाना ये भी आप कह रहे हैं कि ये ठीक चीज नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ मजीद भी इश्यूज हैं जिन पर बात करें विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा एहतशाम साहब, अब गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये अगर तहलील करते हैं तो हम इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन करना आसान होगा, दूसरी तरफ आप मुआशी हवाले से सूरत हाल देखें, कहा यह जाता है कि 250 से 300 अरब रुपए इनको चाहिए होंगे। ऑलरेडी आप देखें मुआशी सूरत हाल किधर है, तो ये इनके लिए आसान होगा? सोनिया देखें, इस पे तो ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर कंवर साहब बताएंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो 20 से 25 अरब रुपया मांगा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उनको नहीं दिया गया। हार्डली 4-5 अरब रुपया उनको दिया गया और यही कहा गया कि जी पैसे नहीं हैं, फंड नहीं है, बजट में प्रोविजन नहीं है। तो ये वो मुश्किल हालत है कि इस वक्त आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। पंजाब और KP वो बाकायदा कहते हैं हम धरना देने आ रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके चीफ मिनिस्टर भी बाकी लोग, कि हमारा पैसा आपने रोका हुआ है, आप पैसा नहीं दे रहे। जो बजट में आया है, जो NFC अवार्ड के साथ आता है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खाते में बहुत कुछ किया गया था, जो 9% 2009 में बढ़ा के दे दिया था NFC वो सूबों को, जिससे सूबे अमीर और बकौल हफीज शेख साहब के सेंटर जो है गरीब हो गया। तो पैसे तो नहीं है सोनिया। अभी कदम कदम पे देखें, कल प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे कि पाँव में जंजीरें डाल दिए लेके IMF ने। भाई आपको हिलने नहीं दिया जा रहा। आपने जो इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी थी, आपके टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे। आपने तेल, ये वादा किया था कि हर 15 दिन बाद तेल महंगा होगा, सस्ता होगा, हम कम करेंगे। वो 125 से 75 डॉलर बैरल पे तेल आ गया है, आप उसको कम नहीं कर रहे हैं, इसके पूर्व ही नहीं है। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिसके लिए प्रैक्टिकली पैसों की जो ज़रूरत पेश आएगी वो कौन करेगा। कंवर साहब, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में कि गवर्नमेंट तो ब्रोक है, पैसे है ही नहीं है, कदम कदम पे थोड़े थोड़े पैसे लेके काम चलाया जा रहा है। ये इलेक्शन अगर करवाते हैं, ये जो इमरान खान साहब कह देते हैं, तो ये बड़ी रकम चाहिए होगी, 250 से 300 रुपये। आपका क्या ख्याल है? और फिर ये एक और मसला फंसा हुआ है कि जो कहते हैं वो भी होना है, ये मरदमशुमारी वाला भी मसला फंसा हुआ है। तो आपको लगता है कि चीज़ें वक्त से पहले हो जाएंगी?
देखें जी, जैसे अभी इंट्रोडक्शन में सोनिया जी कह रही थी कि अखराजात का भी जिक्र किया आपने भी, उसका इशारा किया है। असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन तैयार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन कई तमाम मशीनरी तैयार है और उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलवा दी है तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को, जो उन्हें मतलूबा जो उन्हें चाहिए रिटर्निंग ऑफिसरान, प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की अभी तकर्री हो रही है। और साथ 50 अरब रुपया खर्च होना है। वो 50 अरब रुपया का जो खर्चात होने, चारों सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली सब एक ही दफा एक ही दिन इलेक्शन हो जाने हैं, तो उस पर 50 अरब रुपया खर्च होना है। क्योंकि हम उस वक्त जब हमने 2008 में इलेक्शन करवाया था, तब यकीन जाने तो टोटल 75 करोड़ रुपया खर्च हुआ। टोटल 80-75 के दरमियान, जी हाँ। और इसके बाद 2013 में जब इलेक्शन हुआ, उस पर तकरीबन कोई 5-6 अरब रुपए खर्च हुए थे। अभी 2018 में जब इलेक्शन हुए तो 25 अरब रुपया खर्च हुआ। अब चूंकि डिवेल्यूशन बढ़ गई है, इसलिए 50 अरब का तखमीना लगाया गया है। तो वो तो हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ेंगे, बेशक नोट छापे, वो देने पड़ेंगे 50 अरब रुपया, लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। एक छोटी सी एक शिक है, वो शिक ये आ रही है, ये कहते हैं जी मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला हुआ था कि जब तक डिजिटल सेंसस नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन वो डिजिटल सेंसस ये है, हुकूमत की सुस्त रवैये की वजह से आज तक मरदमशुमारी के महकमे ने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं शुरू की। उनका स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन सुस्त रवैये से काम चल रहे, तो वो खत्म हो जाएगा मामला। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम 2017 की मरदमशुमारी पर जो हमें 2018 में, साहब एक और चीज़ भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब देखें, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तैयारी की है, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद कोई भी हुकूमत आती है, इमरान खान का तो लोग कह रहे हैं कि जी जीत जाएंगे, 2/3 की बातें भी हो रही हैं, फ़र्ज़ करें PDM आ जाती है। अब जो सूरत हाल मुश्किल तरीन सूरत हाल से पाला पड़ा हुआ है इक़्तिसादी तौर पर, आपका क्या ख्याल है कि कोई भी, इमरान खान को तो रोज़ लोग मशवरा दे रहे हैं कि भाई आपकी इक़्तिसादी टीम ही नहीं है, पहले भी आप जो आपको करना चाहिए था नहीं कर पाए, जिस अंदाज से आपने देखा वो NLG को ही देखकर ठेका जो है 3 अरब रुपये की जो LNG मिलनी चाहिए थी वो आपने 32 बिलियन पे लिया, असद उमर साहब ने ली। इसी तरह PMLN के लोगों ने भी इसी तरह किया, इल्ज़ामात उन पर भी लगते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि जी सारा कुछ करने के बाद ये अदम इस्तेकाम तो किसी हद तक ख़त्म होगा, फिर आने के बाद हुकूमतों के लिए नए सिरे से मुश्किलात नहीं पैदा होंगी? पैसा तो है नहीं, ख़जाना खाली है। इसका ज्यादा उसके जो आपका सवाल के तो जो है आपका जो बिटवीन दी लाइन जो है, वो तो बड़ा अहम बात आपने कर बैठे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला ये करना पड़ेगा कि जो ये पंचायती कौमी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब में 15 अप्रैल को, वो मनसूख करने पड़ेंगे। सिंध में जो 15 जनवरी को इंतखाबात का शेड्यूल किया जा रहा है वो भी वापस लिया जाएगा। सिर्फ इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात को अगर मौखर करना पड़ेगा, अगर असम्बलियाँ टूट गई और यह पंजाब असम्बली, खैर असम्बली टूट गई, फिर ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं होंगे और ये सारे इकट्ठे सारे बाद में मौखर हो जाएंगे और पहले कौमी इंतखाबात होंगे। और कौमी इंतखाबात का तो रोड मैप हो गया, तैयारी समझे आप। अब इसके बाद हुकूमत दबाव में नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अब ज़ाहिर वक्त कम है, इमरान खान साहब इतनी पुरुमीद क्यों है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वही जीत कर आएंगे? पुरुमीद इसलिए है सोनिया कि 8 महीने में, जिस तरह गवर्नर दिलशाद साहब ने भी कहा कि हुकूमत की डिलीवरी ठीक होती, कारकर्दगी होती, तो शायद उनके लिए इलेक्शन वो आएंगे तो क्या मुख्तलिफ कर लेंगे? मुख्तलिफ तो नहीं होगा, मसाइल मुश्किलात उनके लिए उसी तरह ही होगी। मैं डर रहा हूँ कि फिर उस तरह वो गैर मकबूल ना होना शुरू हो जाए। एक तो मकबूलियत और कबूलियत की बात है, पहले तो मकबूलियत अपनी है, फिर कबूलियत भी कहीं ना कहीं कहते हैं अभी भी है। अच्छा। ठीक है। और दूसरा उसके बाद ये कि वापस आने के बाद आपके पास क्या है, कहाँ से शुरू करें? कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो अब तक हम नहीं देखा। कहाँ से कैसे लेके जाएंगे? सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद पे कि आप आ गए तो सारी दुनिया के साथ तल्लुकात आपके ठीक हो जाएंगे। नून वाले और PDM वाले तो कहते हैं कि आपकी वजह से चीन से तल्लुकात ख़राब, सऊदीया से, मलेशिया से, टर्की से, सब से ख़राब हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब के लिए कितना आसान सफर होगा। उनको चाहिए कि अभी अपनी तैयारी करें, टीम बनाएं ताकि आकर डिलीवर करें, वही हाल ना हो जो 2018 के बाद हुआ। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।